नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में 12 साल में न्यायपालिका की सबसे बड़ी टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। जस्टिस मुरलीधर की चर्चा हम लगातार करते रहे हैं। जस्टिस मुरलीधर को यूएन ने जिम्मेदारी सौंपी थी और 2 दिन पहले हमने कार्यक्रम किया था जिसमें जस्टिस मुरलीधर ने मोदी को आईना दिखाया था और कहा था कि अगर इजराइल पर एक्शन नहीं लेते हो तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। ये मोदी को नहीं, भारत को कहा था। भारत का फैसला कौन लेगा? नरेंद्र मोदी। हम जस्टिस अतुल श्रीधरन की बात करते हैं। जो अतुल श्रीधरन बिल्कुल वक्त तय कर दिए, इतने वक्त में एफआईआर चाहिए। ये खेल मत खेलो एफआईआर में, मंत्री है तो शाह पर एफआईआर चाहिए, मंत्री विजय शाह पर। हमने जस्टिस ओक की कई बार चर्चा की, जस्टिस उज्जवल भुइयां की चर्चा की, जस्टिस नागरत्ना की चर्चा की। यही तो गिने चुने हैं चर्चा करने लायक। लेकिन एकाएक न्यायपालिका में एक ऐसे जस्टिस का नाम सामने आया है। मैं आज के बाद अगर कुछ कभी निगेटिव भी आ गया तो मैं कार्यक्रम नहीं करूंगा उस निगेटिव पर उनके, क्योंकि एक बार का कृतित्व उसको सम्मान देना ही पड़ेगा आगे भी। और फिर से हमने कहा था जुडिशरी में किसी को नहीं सैल्यूट करेंगे, लेकिन आज अगर 100 बार सैल्यूट करना हो तो जस्टिस माधव जामदार, इनको 100 बार सैल्यूट करना होगा तो करेंगे। नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासन को पहली बार किसी ने बेझिझक नग्न कर दिया है, पूरी तरह नेकेड, नग्न, कुछ भी नहीं बचा है, एक सूत नहीं बचा है। कहते हैं ना कि अंग को, तन को एक सूत से ढक लो, एक सूत नहीं बचा है। पूरे सरकार के पूरा जो एक अदृश्य सा शरीर होता है, कंप्लीट नेकेड। मोदी सरकार, भारत सरकार, उन्होंने भारत सरकार कहा, लेकिन भारत सरकार कौन? यहां पर तो मोदी ही है। मोदी मतलब सब कुछ। मोदी सरकार इस देश के लोगों को गुलाम बना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, भरे कोर्ट रूम में, और वो भी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के किसी जस्टिस की जुबान से निकल सकता है क्या? निकला। बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस जामदार ने सिर्फ इतना नहीं कहा, बहुत कुछ कहा, अभी पूरे कार्यक्रम में दिखाएंगे। कहा उन्होंने, ये भारत सरकार इस देश के लोगों को गुलाम बना रही है। और गुलाम बनाने से जो शुरू किया उन्होंने, तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जो वॉशिंग मशीन है साहब की, इस वॉशिंग मशीन को भी देश के सामने दिखा दिया। आज तक वॉशिंग मशीन पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चाओं में आया करती थी। वॉशिंग मशीन पॉलिटिकल स्पीचेज में विपक्ष बोलता था, भाई इनके वॉशिंग मशीन में आओ, दुनिया के कुकर्मी, दुनिया के भ्रष्टाचारी, दुनिया के व्यभिचारी सब आते हैं वॉशिंग मशीन में, धुल जाते हैं। फिर मोदी के लिए वो देशभक्त हो जाते हैं। उस वॉशिंग मशीन से भी पर्दा, उसका कवर हटा दिया वॉशिंग मशीन का भी। देखो वॉशिंग मशीन, देखो ये खरीद फरोख्त वाले व्यापारी, पूरे दिन इनका बाजार लगा रहता है। सब कुछ भरी अदालत में। सोशल मीडिया पर तो कमेंट्स ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे पोस्ट हैं जस्टिस जामदार के लिए। लोग सलाह दे रहे हैं कि कुछ दिन जस्टिस जामदार मॉर्निंग वॉक पे न जाएं, कुछ दिन शादी ब्याह के कार्यक्रमों में न जाएं, किसी भी घरेलू या मित्र दोस्त रिश्तेदार का कोई फंक्शन हो वहां भी न जाएं। आप समझ सकते हैं क्यों ऐसी सलाह दी जा रही है। देश भर में सिविल सोसाइटी के लोग, हर आदमी हाथों हाथ जस्टिस नामदार को ले रहा है और उनकी उनकी खैरियत की ज्यादा चिंता कर रहा है। इस टिप्पणी पर चर्चा तो कोई करेगा नहीं। आज इस देश की गोदी मीडिया में 48 घंटे की नॉन स्टॉप बहस हो सकती है इस पर। 48 घंटे की, कि 12 साल की सरकार ये क्या गुलाम बनाने के लिए आई थी, कि गुलाम बना रही है। हमने कई बार ईस्ट इंडिया कंपनी से चर्चा की है, आज तो जुडिशियल उस पर स्टैंप लग गया। 48 घंटे चर्चा, लेकिन हजम हो जाएगा, क्योंकि अपने आका जो है इनका,
उस आका के खिलाफ ये न देख सकते हैं कुछ, न बोल सकते हैं कुछ, न सुन सकते हैं। आज आओ न करो। राहुल गांधी पर तो एक केस की हियरिंग होती है तो दिन भर चर्चा, राहुल गांधी पर मानहानि का केस। अरे नरेंद्र मोदी पूरी सरकार को आज बेआबरू कर दिया है, तार तार कर दिया है। आओ करो बहस, आज नहीं करेंगे सर। हो सकता है इस कंटेंट पे भी रोक लगे। डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, भाव को जोड़िए। मैं ओपनिंग में ही मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। आज डाउनलोड कर लीजिएगा इस कंटेंट को। स्वागत है भाव। लाओ भैया शुरू करो, दिखाओ पहले पूरी खबर क्या है, टिप्पणी वो पूरा जरूरी है देखना। लाइव लॉ लिखता है, यही से सबसे पहले खबर ही लाइव लॉ ने सामने लाई। All citizens are being made slaves of Indian government. They cannot stage protests. They cannot agitate. What is all this? Now so many papers have been leaked. कुछ भी नहीं छूटा है. If people protest, you will slap cases. What is this? It is the right of the citizen to protest. The petitioner has just raised slogans like BJP government Murdabad, Amit Shah Murdabad. Why citizens cannot raise such slogans? Why exterminate order for such slogans? Bombay High Court Judge Justice Madhav Jamdar asks. हिंदी में पूरा का पूरा मैं वो हिंदी में बता दूं। इन्होंने क्या कहा यह क्या हो रहा है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। यह सब क्या है? अब इतने पेपर लीक हो चुके हैं, अगर लोग विरोध करें तो आप उन पर केस दर्ज कर देंगे। यह क्या है? उसके नीचे उन्होंने लिखा कि पिटिशनर जो याचिका करता है उसने बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। क्यों नागरिक ऐसे नारे नहीं लगा सकते भाई? क्या इतने ऐसे नारों पर आप उनको देश निकाला दे दोगे, बाहर कर दोगे? आगे चलिए, हिंदी में भी सब कुछ हिंदी में छपा है, सब जगह नहीं तो बीबीसी जैसे जगहों पर तो छपी गया और बाकी भी कुछ जगहों पे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा लोगों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, विरोध करने पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। आगे चेंज करिए। नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, विरोध करने वालों पर दर्ज हो रहे केस। बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। आगे चलिए, चेंज करिए। ये बीबीसी ने पूरा कोट अनकोट लिखा, विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? सिर्फ ऐसे नारे लगाने पर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर कैसे जारी किया जा सकता है? लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, वे विरोध नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। यह सब क्या है? आगे चलिए। बस दुर्भाग्य देखिएगा ये कि देश भर में इस समय सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है, सब जगह चर्चा जस्टिस जामदार की हो रही है। लेकिन एक बाइट में कार्यक्रम कार्यक्रम के दौरान भी मैं चेक करूंगा, कार्यक्रम शुरू करने तक मैं एक रिएक्शन चाहता था। भाजपा ये भी रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि जस्टिस जामदार को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए, बदनाम किया जाए, इस पर आईटी सेल काम कर रहा होगा। और विपक्ष ये ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियां इनसे, न्यूज एजेंसियां कुछ पूछेंगी नहीं क्योंकि ये मुद्दा न बन जाए, लोग चर्चा न करने लगे जस्टिस जामदार की टिप्पणी को। गुरुवार को सुनवाई करते हुए एकल पीठ के जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करना किसी नागरिक के निष्कासन का आधार नहीं हो सकता। इसमें पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। ये मामला सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी से जुड़ा था। याचिका के अनुसार वह नागरिकता संशोधन अधिनियम और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सहित केंद्र सरकार के विभिन्न फैसलों के विरोध में मोर्चे और धरनों का आयोजन कर रहे थे। आगे चलिए, सीए और ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर। इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ पारित निष्कासन आदेश पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जामदार ने पूछा कि सईद को 1 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश किस आधार पर पारित किया गया है? उनको 1 साल के लिए मुंबई से निकाल रहे थे सब।
जबकि उनके खिलाफ दर्ज अधिकांश 5 एफआईआर भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। आगे चलिए, मतलब भारत सरकार का विरोध करोगे देश से निकाल देंगे, ये तो अभी मुंबई से निकाल रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने मौखिक रूप से कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या सभी नागरिकों को भारतीय सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। अगर लोग विरोध करते हैं तो उन पर केस दर्ज होंगे। विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए, नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए निष्कासन के आदेश क्यों? हालांकि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद नहीं, अमित शाह मुर्दाबाद भी था। अपना अपना मीडिया हाउस है, जिसको जो लगता है वो हटा देता है। जस्टिस जामदार ने पुलिस को लेकर यह भी कहा कि पुलिस, ये और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अब तक नहीं आया था, पीछे हमने जो बीबीसी वगैरह दिखाया था, यहां पर वो पॉइंट है, पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सेवक नहीं है। ये पुलिस शायद समझ ना पावे, कोई जस्टिस जामदार से समझने लगेंगे तब तो हो गया काम, ये नहीं समझेंगे। पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की सेवक नहीं है, बल्कि लोक सेवक है। मैं आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने एसडीपीआई से जुड़े होने का उल्लेख करते हुए कहा, परसों एक 10 वर्षीय बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई। विधानसभा में चर्चा इस बात पर हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी का चुनाव कैसे होता है और वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे चला जाता है। आप भी पाला बदल लीजिए। पूरे महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त चल रही है। आपके खिलाफ कुछ एफआईआर हैं, पार्टी बदलने पर विचार कीजिए। यहां तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जाएंगे सारे मुकदमे आपके धुल जाएंगे, इस वॉशिंग मशीन में सब धुल जाएगा। इससे करारा तमाचा, अगर किसी देश में एथिकल गवर्नमेंट होती तो वो जैसे रेस्टिकेट होता है वैसे ही गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट को देश निकाला हो जाता और इस गवर्नमेंट के सभी अंगों को देश निकाला हो जाता अगर एथिकल गवर्नमेंट होती। लेकिन यहां तो थेथरेटिकल गवर्नमेंट है, थेथरई वाली गवर्नमेंट। अपने आदेश में जस्टिस जामदार ने स्पष्ट किया कि सरकार के फैसलों का मात्र विरोध करना किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत निष्कासित करने का आधार नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, ऐसी कार्रवाई नागरिकों के संविधान के मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है। अब इसके बाद जो रिएक्शंस हैं जो है सोशल मीडिया पर, हाँ ये चलिए, ये तो हमने बता दिया था, इसको भी अब हटा दीजिए। जो वो रिएक्शंस हैं सोशल मीडिया वाले, वो रुक के दिखाएंगे। अब रुक जाइए, रुक जाइए, भाऊ के पास अभी चलेंगे। भाऊ, जस्टिस जामदार महाराष्ट्र के ही नासिक से आते हैं, उसी महाराष्ट्र से जहां से बोबड़े आए थे, उसी महाराष्ट्र से जहां से चंद्रचूड़ आए थे। लेकिन आज छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र मुझे नजर आ गया। भूषण गवई भी आए थे। मुझे लगता है कि जस्टिस जामदार ने इन तीनों के पाप धुल दिए। बोबड़े, चंद्रचूड़ और गवई, इन तीनों ने जो पाप किए, इन पापों का प्रायश्चित यदि मैं इस डिसीजन को देखूं, शायद ही देश के किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस कोर्ट की टिप्पणी करनी चाहिए थी, वो मुंह में दम दही जमा के बैठे हैं। एक कम से कम जज इसने एक बात कही, सबसे पहले क्या उस पे कोई और मुकदमे थे? 2019 से उसके कौन से मुकदमे हैं? सरकार के नीतियों का विरोध करने। क्या आम जनता सरकार का विरोध नहीं कर सकती? उन्होंने एक वक्तव्य और दिया, शायद कहीं स्किप हो गया, मराठी में उसको अच्छा रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को गुलाम बनाना चाहती है। क्या आप विरोध नहीं कर सकते? ये गुलाम नहीं तो क्या है? आपने उनको जिला बदल कर दिया, तड़ीपार कर दिया। तड़ीपार इसलिए किया कि वो लगातार सरकार के डिसीजन के खिलाफ आंदोलन करता है, आवाज उठाता है। कौन सा क्राइम है? उन्होंने जब दो डिसीजन दिए, उन्होंने एक रेफर किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का रेफरेंस दिया। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है आदमी को स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फॉर्मिंग एसोसिएशन, मूवमेंट अक्रॉस इंडिया
रिसाइडिंग एनीवेयर इन इंडिया, पार्टिसिपेटिंग एनी प्रोफेशन, ये मौलिक अधिकार है हमारे। आर्टिकल 19 इसको देता है। तो आर्टिकल 9 का पहला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता दुख हुआ तो? कल प्रधानमंत्री के गाड़ी ने किसी को उड़ाया तो वो चिल्ला भी नहीं सकता क्योंकि प्रधानमंत्री की गाड़ी है। चिल्लाए तो उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह तड़ीपार हो जाएगा। वो मुझे बहुत दर्द हुआ इसलिए चिल्लाया, वो मायना नहीं रखता। गाड़ी किसकी उड़ा गई तेरे को? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री के गाड़ी से उड़ाने पे चिल्लाने का अधिकार है क्या तेरे पास? तो ये देश को गुलामी की तरफ लेके नहीं जाए तो क्या रहा? जो हम बार बार बोल रहे चाइना मॉडल, चाइना मॉडल यही तो है। और चाइना मॉडल कौन सा है दूसरा? ये चाइना मॉडल का जीवंत उदाहरण है मुंबई पुलिस का, जिसकी धज्जियां उड़ा दी जज साहब ने। और दूसरा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत महत्वपूर्ण है आशीष जी। आर्टिकल 21 आर्टिकल 19 को ही आगे डिफाइन करता है। इसमें नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यह अधिकार है आपकी। और इसके तहत 15 चीजें हैं, 10-15 चीजें। और ये आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब राइट टू एजुकेशन इसी में आता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी इसी में आता है, आर्टिकल 21 के अंडर। और 21 आर्टिकल का महत्व यह है कि देश में इमरजेंसी लागू होने पर आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होता। आर्टिकल 21 इमरजेंसी में भी लागू होता है। तो उन्होंने दोनों आर्टिकल को यहां रेफर किया, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। क्या कोई डिग्निटी से रह नहीं सकता? क्यों उसको आप तड़ीपार करोगे? तड़ीपार करना ये डिग्निफाइड लाइफ थोड़ी है। और सिर्फ विरोध करने पे। और उन्होंने कहा कि क्या है, मतलब आशीष जी 2 इंसिडेंट्स हो गए हैं। आपको याद होगा बरसात के पानी में एक डॉक्टर मेन होल में गिर के फ्लश आउट हो गया था, डेथ हो गई थी उसकी। बड़ा डॉक्टर था, यंग डॉक्टर था। कल फिर एक ओपन होल में आदमी गिर के मर गया। बुजुर्ग, हाँ। ठीक है, ये क्यों होता है मुंबई में? क्योंकि मुंबई कारपोरेशन में किसका कब्जा होना चाहिए, इसकी लड़ाई है। मुंबई वालों का जीवन ठीक ठाक करे, उनका लाइफ स्टाइल उतारे, इसके लिए कोई चिंतित नहीं। चुनाव के घोषणा पत्र, इनको लीगल डॉक्यूमेंट बना देना चाहिए। चुनाव का घोषणा पत्र जो है वो एग्रीमेंट मानना चाहिए वोटर और जनप्रतिनिधि के बीच। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इसको रजिस्टर कर देना चाहिए, ताकि चुनाव घोषणा पत्र में जो कहते वो आपने नहीं किया तो आपको केस करना चाहिए आपके ऊपर। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र चुनावी जुमले हो गए। मुंबई का शेंघाई होने वाला था, मुंबई का क्या क्या होने वाला था। लेकिन आज भी बादल फटता है तो मुंबई पानी के नीचे जाती है। 75 साल हो गए। हम स्मारक बनाने में बहुत, छत्रपति शिवाजी का स्मारक हजारों करोड़ रुपए, आंबेडकर जी का स्मारक हजारों करोड़ रुपए। और उन्हीं आंबेडकर जी की जो संविधान है, जिनकी अध्यक्षता उन्होंने की, जिस संविधान के सभा की, उसको मैंने वो कमिटी की, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। टोकनिज्म है। छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो अभी कई लोग हाथी के पैरों के नीचे दिए जाते हैं। लेकिन एक पेड़ गिरता है। इसके पहले मॉर्निंग वॉक में, बहुत पहले, आज से 8-10 साल पहले की बात होगी, मॉर्निंग वॉक पे एक महिला जा रही थी, उसके ऊपर पेड़ गिर गया था, वो मर गई। बड़ा हंगामा हो गया मुंबई में। पेड़ों का ऑडिट नहीं होता, पेड़ कुछ सड़ जाते हैं, उसको काट लेना चाहिए, कारपोरेशन का काम है। बड़ी वह चर्चा चली। कल एक स्कूल बस पे पेड़ गिरा, 10 साल का बच्चा की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। वही जिसकी कई चर्चा लोग की। घायल हो गए, कई बच्चे घायल हो गए। मैं बता रहा हूं आपको क्या हो गया। होनहार बच्चा था वो, माँ बाप का सपना था। और मंत्री का निर्लज्जता का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बोले किसी को थोड़ी पता होता है पेड़ कब गिरेगा, ये तो नेचुरल फिनोमिना है। इनके ऊपर क्यों नहीं गिरता? इनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाते तो रोड क्यों रिपेयर होते? बाकी लोग गड्ढे में मर जाते हैं, इनके लिए क्यों गड्ढे बुझाए जाते हैं? कौन है ये?
आर दे आवर मास्टर्स, आर वी देयर स्लेव्स? ये सवाल उठाया उच्च न्यायालय ने। उन्हें कहा कि ये गुलाम है और आप अपने आप को इनके मास्टर समझते हो। किसकी सेवा करते हो? ये पुलिस डिपार्टमेंट पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सभी के लिए है। आप किसकी सेवा के लिए आए हो? जनता की सेवा के लिए आए हो या नेताओं की सेवा के लिए आए हो? और ये सीधी टिप्पणी गृह मंत्री पे जाती है, और गृह मंत्री मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन क्या करो, अधिकारियों का काम अभी, पुलिस अधिकारियों का काम इस पे नहीं रहा है। पुलिस अधिकारियों का काम संघ के कार्यक्रमों में जाके संघ की महिमा मंडन करना रह गया है। आप संघ का महिमा मंडन करो, मुंबई नागपुर के कमिश्नर बन जाओ। हाँ, बना ना। हाँ, अब बस पुलिस स्टेशन में सुबह उठ के शाखा ही लगा लो आप, नमस्ते सदा वत्सली की। ये गवर्नेंस है। और ये मंत्री का कहना कि पेड़ कब गिरेगा बता के थोड़ी गिरता है। तो क्या पेड़ों का ऑडिट नहीं होता? क्या वहां पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं ये है? सब बेशरम बेशरम है, बहुत निहायत बेशरम है। इतने बेशरम है आशिक जी की जनता ढो रही है इनको। हाँ। और जनता ढो रही है। जनता तो मत लीजिए नाम, जामदार ने जो कहा है, क्या ये जनता इस पर चर्चा करेगी? अगर जनता इस पर विमर्श शुरू कर देना, चैनल नहीं आज करता जस्टिस चर्चा, जामदार ने जो कहा है, चर्चा नरेंद्र चैनल नहीं मोदी। करता। ये आज विधानसभा में सवाल उठने चाहिए। हाँ। महाराष्ट्र में विधानसभा चल रही है, विधानसभा में सवाल उठने चाहिए कि क्या बोला है मुंबई पुलिस पर। गृह मंत्री इसका जवाब दें। पूरे जवाब देश दें। में हर राज्य में ये गुंगड़ा विपक्ष है। ये मैं रात से अब तक रिएक्शन, अरे ठीक है एनआई, पीटीआई, आईएनएस नहीं लेगा तुमसे रिएक्शन, तुम सब के सब ट्विटर इस्तेमाल करते हो, ट्विटर का मैनेजर रखे हो, 1,50,000 रुपए महीने का खर्च कर रहे हो तुम लोग, पैसा तो तुम लोग खर्च ही कर रहे हो। तुम अपना वीडियो बना के दिन भर वीडियो बनाते हो, एक वीडियो बना के डालो ना। जस्टिस पेड़ गिरा, जामदार ने क्या कहा? पेड़ गिरा, उस बच्चे को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी विधानसभा में। इट इज अ फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट, फेल्योर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ट्रिपल इंजन की सरकार है मुंबई में, कारपोरेशन एनडीए के पास, राज्य सरकार एनडीए के पास, केंद्र में एनडीए बैठा हुआ है। क्या बरसात के पहले ऑडिट नहीं होते? कौन से पेड़ सड़ गए हैं, कौन से काटने चाहिए, किसका इंतजार करते हैं? उसके बाद चर्चा किस बात की होती है? एकनाथ शिंदे लगे हुए थे कि कैसा मैं सचिन अहिर को वहां से उठा के ले आऊं, मेरे यहां शिवसेना से तोड़ के लाऊं, कैसा उसको उपाध्यक्ष बनाऊं विधान परिषद का। वर्तमान उपाध्यक्ष जो थी महिला गोरे मैडम, वो लगी हुई थी कि मेरे को कैसा वापस आ जाए। बाकी पुराने एकनाथ शिंदे के जूनियर जो पहले सबसे लॉयल थे, पहली बार उनके साथ जो निकले बाहर, उनको लगा हम तो लॉयल है, हमारा नंबर कब आएगा। ये बाद में आने वाले अच्छे प्रॉफिट में पड़ रहे हैं। सुना के दिना पाटिल उधर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, यहाँ सचिन अहिर आया दूसरे दिन वहां उपसभापति बन गया। जितने सालों से हम ढो रहे हैं, हम क्या करेंगे। एकनाथ शिंदे के सातारा के एक एमएलए है शिंदे, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वो बोला मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, क्योंकि लोकल मंत्री मेरा साथ नहीं देता, मेरा अपमानित करता है। सातारा जिला उनका है खुद का, अपने आप को सातारा के किसान समझते हैं, पता नहीं कौन सी किसानी की, टेम्पो चलाते थे इतना मुझे मालूम है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा, बच्चे के मरने पर डिस्कशन करने के बजाय आप डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से इधर से उधर आदमी लेके जाए और विधान परिषद का उपाध्यक्ष, दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट। खरीद फोक चल रही है, एक कोर्ट की टिप्पणी है, खरीद फोक चल रही है महाराष्ट्र में, और इससे ज्यादा और क्या शर्मसार होना चाहिए। ये सारे राजनेताओं के मुंह पे जूता था। विधानसभा चल रही है, पहले अपने गरेबान में झांक के देखिए, पूरा राजनीतिक समाज, सारे राजनीतिक दलों के लिए यह टिप्पणी थी और सबके मुंह पे लपड़ था। लेकिन इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि मुंह पे काली कितनी इनकी पूत गई है कुकर्मों की,
कि और दो चार काले दाग लग जाए तो उनको दिखाई भी नहीं देते, इतने निर्लज्ज हो गए। घर में और जो उन्हें सबसे यही बड़े कहा, वाले, उनने उनने कहा चौधरी को, अरे तुम किसी और दल में हो, उधर क्यों नहीं जाते, वहां वॉशिंग मशीन लगी हुई है, सारे केसेस बंद हो जाएंगे, जिला बदर के लिए भी आना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। हुआ ना, जो हुआ। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है जरा दिखाते हैं। लोग, कुछ लोग लिख रहे हैं, जो भी दो चार लिख रहे हैं तो उनको तो हम दिखाएंगे ही कम से कम। कुछ लोग, अब अभी तो आगे इसमें और बहुत सारे सवाल हैं, अभी वक्त हो रहा है लेकिन सवाल हैं। लाओ भैया एक एक करके दिखाओ, जल्दी लाओ। सबसे पहले देखिए रोहित पवार। रोहित पवार ने बड़ा एक्टिवली महाराष्ट्र में, मुझे सबसे पहला रिएक्शन और सॉलिड रिएक्शन रोहित पवार का नजर आया। क्या लिखे वो पूरा उन्होंने अच्छे से समझाया इस पूरे मामले को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व जज से जुड़े कथित केस स्कैंडल, वही जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा, कथित केस स्कैंडल। उसके बाद गुजरात के एक वकील के हालिया दावे कि सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को बदला जा सकता है, अभी वीडियो वायरल हुआ था 2 दिन पहले। और हाई कोर्ट में सेटलमेंट के आधार के लगातार आरोपों ने निस्संदेह न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। फिर भी यह राहत और गर्व की बात है कि न्यायपालिका, जो आम नागरिक की आखिरी उम्मीद है, में आज भी ऐसे जज हैं जो महान राम शास्त्री प्रभुने की तरह ईमानदारी, निडरता और निष्पक्षता के साथ न्याय करते हैं। इसी भावना को दिखाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने सरकार के कामकाज पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना करने या पेपर लीक के खिलाफ विरोध करने वाले नागरिकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की आलोचना की। उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीतिक जोड़ तोड़ यानी हॉर्स ट्रेडिंग पर भी टिप्पणी की। एक तीखी और व्यंग्यात्मक टिप्पणी में उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस करवाना चाहता है तो उसे बस अपनी राजनीतिक पार्टी बदलनी होगी और वॉशिंग मशीन से गुजरना होगा ताकि सारे दाग धुल जाए। इन टिप्पणियों से सरकार को आत्ममंथन करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। उनकी बातें याद दिलाती हैं कि सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए और कानून के शासन का पालन करना चाहिए। आगे चलिए, अगला अगला। ये रोहित पवार का था। प्रियंका चतुर्वेदी, इन्होंने लाइव ब्लॉग की इस खबर को पोस्ट किया और ऊपर लिखा थैंक यू जस्टिस जामदार। आगे चलिए, थैंक यू तो सबको बोलना चाहिए। सुशांत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मामलों की भी इनकी बड़ी समझ है। इन्होंने भी खबर लगाया, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑल आर ऑल सिटीजन बीइंग मेड स्लेव्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और ऊपर लिखा ऑल ऑल हेल जस्टिस जामदार, वी नीड हंड्रेड्स ऑफ देम। हमें सैकड़ों की संख्या में अब जामदार की जरूरत है। एक जामदार से नहीं काम चलेगा, सैकड़ों जामदार चाहिए। आगे चलिए, प्रशांत भूषण shows that there are still judges who have the guts to question the government and stand up for citizens' right. Kudos. अभी भी कुछ ऐसे जज हैं जो जनता के अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे, जो मैंने कहा कि मॉर्निंग वॉक पे मत जाइएगा, बहुत सारे, सबसे ज्यादा संख्या वही है, हम उसको नहीं लाए। तमाम जो आम जनता है, हम लोग जैसे आम लोग हैं, वो सब ये लिख रहे हैं जस्टिस जामदार कुछ दिन मॉर्निंग वॉक बंद कर दीजिए, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना बंद कर दीजिए। जस्टिस लोया की चर्चा पता नहीं क्यों शुरू हो गई है, क्योंकि ये बहुत सीधा टॉप लेवल पर प्रहार है एकदम। नहीं, ये मतलब उन्होंने सीधा, अरे सीधा उन्होंने जस्टिफाई किया अमित शाह को, नारा देने वाला अमित शाह मुर्दाबाद नारे को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा कि उसको अधिकार है ये बोलने का। हर जगह जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, आपको लगवाने हैं तो ये चाइना बना रहे हो क्या? और चाइना मॉडल जो हम कहते हैं वो वही यही है आशिष, और दूसरा कोई चाइना मॉडल नहीं है। एक अच्छे खासे इंसान को जिला बदल कर दोगे, आप तड़ीपार कर दोगे। ये बात अलग है कि वो तड़ीपार हो गया तो वो आगे पीछे कोई देश का गृह मंत्री भी बन सकता है। एक क्वालिफिकेशन तो कम से कम चौधरी ने हासिल कर ही लिया है, यदि उसकी पार्टी कभी सत्ता में आई तो। लेकिन फिर से घूम फिर के सवाल ये है कि इस जमादार जी के बारे में अब तो एक बात तो कंफर्म हो गई आशीष, ये कभी जीवन में चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे किसी हाई कोर्ट के। पॉइंट नंबर 1। हो सकता है इनका तबादला कहीं मणिपुर ऐसी जगह पे किया जाए कि जहां कोई वजूद नहीं हो इनका।
सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन का तो ये सोच भी नहीं सकते। बाकी ये जब भी सीनियरिटी प्राप्त करेंगे, इनको ऐसे बेंच पे भेजा जाएगा जहां ये जूनियर ही बने रहेंगे जीवन भर, रिटायरमेंट तक। लेकिन कम से कम न्यायदान के चेयर पे बैठकर न्याय करने की बात तो करी उन्होंने। उन्होंने पहली बार न्याय को परिभाषित तो किया। बाकी तो सब चरण चाटने वाले लोग हैं। उनके बीच में पूरे अंधकार में, अमावस में एक टिमटिमाता हुआ दिया इनके रूप में न्यायपालिका में दिखाई देता है। ये तो खैर है, लेकिन एक बात अभी भी, हाई कोर्ट के जज की, जस्टिस नामदार की टिप्पणियों को भी कई बार खारिज किया जाता है। मौखिक टिप्पणी थी, कहीं इस टिप्पणी को खारिज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है, से शटल याद गायब। है, याद है मुझे, चेन्नई वाले हाईकोर्ट का एक टिप्पणी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में उसको माइल्ड करवा दिया था। हो सकता है कि निर्लज्ज सरकार जाए टिप्पणी कैंसिल करवाने के लिए ऊपर, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहे कि जमादार साहब ने अपनी औकात से ज्यादा बोल दिया, he has crossed the limit while making comments, और एक कमेंट्स निकाल दिए जाए। बिल्कुल, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वो जमादार को ही दोषी ठहरा के वो टिप्पणियां निकलवा देंगे, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस जमादार साहब ने दिया, 19 आर्टिकल 19 और 21, वो वर्तमान में जो हमारे यहाँ बड़े जज बैठे हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं, पन्ने फट गए वो। चलिए खैर, सुप्रीम कोर्ट निकाले रखे कुछ भी करे, हम बैडमिंटन कोर्ट के भरोसे नहीं है। जस्टिस जामदार की टिप्पणी आज की तारीख में हमारे लिए गीता का कोट है, गीता का श्लोक है, और इसको न्यूज लॉन्चर पर हम कोशिश करेंगे रोज एक बार लिखते हैं। और फिर भी भाऊ तो चाइना मॉडल कहते हैं। मैं चाइना मॉडल और मॉडल्स पर चर्चा एक बार कभी किसी कार्यक्रम में वक्त रहेगा किया जाएगा। ये चाइना मॉडल भी नहीं है, ये कोरिया मॉडल है, उत्तर कोरिया, किम जोंग मॉडल। चाइना मॉडल में तो बहुत सारा, चाइना मॉडल और कोरिया मॉडल में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। ये कोरिया, उत्तर कोरिया मॉडल, चाइना मॉडल में फिर भी प्राइवेट के लिए जगह है, कोरिया में तो सांस लेने के लिए भी जगह नहीं। हाँ, और चाइना में जिम्मेदारी सरकार खाली डंडे नहीं होंकती है, सरकार सुविधाएं भी देती है। मतलब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, सरकारी जिम्मेदारी निभाते हुए पाबंदियां लगाती है। गैर जिम्मेदारी के साथ पाबंदियां लगाने का एक अलग तरीके की तानाशाही है। तानाशाही भी एक ये कि चलो हम तुमको हिलने नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे सुख सुविधा सब पहुंचेगी, पैसा आएगा, भोजन आएगा, तुम्हारी सेहत की व्यवस्था होगी, एजुकेशन की व्यवस्था होगी, वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। अब तुम दाएं बाएं ज्यादा नहीं करोगे। एक होता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लेकिन दाएं बाएं नहीं करोगे, तो भारत उस दिशा में जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा लेकिन दाएं बाएं नहीं करोगे। कोरिया में आप कुछ नहीं करोगे, दाएं या बाएं हमारे कहने से ही हिलोगे। हाँ, नहीं तो टांग दिए जाओगे। तो हम उसे समझा रहे हैं कि कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन मुंह बंद। खोलना तो यही कहना कि मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ मिल रहा है। बस इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के ओर से, न्यूज लॉन्चर की तरफ से, आशीष जी की परमिशन से मैं कह रहा हूं, सैल्यूट टू जमादार साहब। बिल्कुल, ऐसे न्यायपालिका में एक आध जज आ जाते हैं जो हमारी आशा को जिंदा रखते हैं कि नहीं, संविधान है। मैं तो इसीलिए ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने क्यों कहा गीता का श्लोक। जस्टिस जामदार का नाम पूरा है जस्टिस माधव जामदार। माधव कब किसके श्रीमुख पर विराजमान हो जाए पता नहीं है। माधव उन्होंने कब किसके श्रीमुख पर अपने नाम को सार्थक किया उनके जुबान से, ईश्वर की प्रेरणा से, माधव की प्रेरणा से, जस्टिस माधव जामदार की जुबान से आज एक ऐसा सत्य निकला है जिस सत्य को इस देश के हर नागरिक को अर्जुन के रूप में समझना होगा। तभी इस महाभारत में कौरवों का अंत होगा। बिल्कुल सीधा सपाट बात।
इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।